Hello students, I Bhagyashree Goswami from Hygiene Group of Institution Lucknow. Today we will discuss about the drug used in congestive heart failure. आज के टॉप कंटेंट्स हैं इंट्रोडक्शन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ CHF गोल, क्लासिफिकेशन, जनरल स्ट्रक्चर्स, SAR, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायजोक्सिन, बोसेंटेन, टेजोसेंटेन, नेसरीटाइड और नेसरीटाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आज हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, आज हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। A condition in which the heart is unable to pump sufficient blood to meet the metabolic demand of the body and also unable to receive it back because every time after a systole. ये कंडीशन होती है हार्ट की। इसमें क्या होता है कि हार्ट सफिशिएंट उसमें क्या करता है, सफिशिएंट जो मात्रा होती है उसमें क्या करता है, वो ब्लड को सब पंप नहीं कर पाता है, या मेटाबॉलिक जो डिमांड होती है बॉडी की वो पूरी फुलफिल नहीं कर पाता है। इसके कारण उसमें कुछ किसी के कॉजेस की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में हम देख सकते हैं कि लेस ब्लड पंप्ड आउट ऑफ वेंट्रिकल्स, जिसमें सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि जो वीकन हार्ट मसल्स कांट स्क्वीज एज वेल, कि मतलब जो कमजोर उसके हार्ट की मसल्स हो जाते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, स्क्वीज नहीं कर पाते हैं। और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में हम देखते हैं कि लेस ब्लड फिल्स द वेंट्रिकल, मतलब उसमें क्या होता है, बहुत कम ब्लड आता है वेंट्रिकल्स में, बहुत कम ब्लड आएगा, तो वो क्या होता है, स्टिफ हो जाती है हार्ट मसल्स, जिससे वो क्या होते हैं, रिलैक्स नहीं हो पाते। ठीक है, इसका है कि ये डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं ब्लड की, कि मतलब बॉडी को कितना ब्लड चाहिए वो पूरी नहीं कर पाते हैं, जिससे जो डिजीज होती है उसको हम CHF कहते हैं। डायग्नोसिस हम कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री इज टेकन टू रिवील सिम्टम्स, कि मतलब पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है कि क्या क्या सिम्टम्स हुए हैं इसमें। फिजिकल एग्जाम होता है, टेस्ट होते हैं बहुत सारे, जिसमें चेस्ट एक्सरे होगा, ब्लड टेस्ट होगा, इलेक्ट्रिकल ट्रेसिंग ऑफ हार्ट जिसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको हम ECG बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट, इकोकार्डियोग्राम, फिर उसके बाद एक्सरे ऑफ द इनसाइड ऑफ ब्लड वेसल्स, एंजियोग्राम जो होती है, और वो सब क्या होंगे, हम इसमें डायग्नोसिस में यूज करेंगे। फिर उसमें हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी ऑफ CHF गोल, कि मतलब हम किस तरीके से हम CHF गोल को मतलब CHF को हम कम कर सकते हैं। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट और रिड्यूस प्रीलोड एंड आफ्टरलोड, इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इसमें हम स्ट्रेटजीज बना देते हैं कि ये अगर हम देख लेते हैं कि जिससे क्या होता है, CHF कम होने लगता है। अब ड्रग है जिसमें क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में है हमारा कि सबसे फर्स्ट जो हम देख रहे हैं कि आइनोट्रोपिक ड्रग्स, ये फार्माकोलॉजिकल है, कि आइनोट्रोपिक जो ड्रग्स होती हैं जिसमें कार्डियोग्लाइकोसाइड है, डायजोक्सिन, डिजिटॉक्सिन, और सिंपैथो माइमेटिक ड्रग्स जिसमें डोब्यूटामाइन, डोपामाइन, फास्फोडाइएस्ट्रेस थर्ड इनहिबिटर जिसमें एमिरोन है। डायूरेटिक्स हम यूज करते हैं, जैसे हाई सीलिंग डायूरेटिक्स जिसमें फ्यूरासमाइड, ब्यूमेटानाइड, थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स जिसमें हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और मिटोलोजोम। फिर उसके बाद हम इसमें ड्रग दे सकते हैं इनहिबिटर्स ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसमें AC इनहिबिटर जिसमें एनालाप्रिल, रामाप्रिल आती हैं। एंजियोटेंसिन जिसको हम ET1 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, जिसमें लोसार्टन है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ड्रग जिसमें स्पाइरोलैक्टोन और एपिलरॉन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, हम दे सकते हैं वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स में होगा वेनोडाइलेटर्स जिसमें ग्लिसराइल नाइट्रेट हम देख सकते हैं। आर्ट्रियोलर डायलेटर्स जिसमें हाइड्रोजन दे सकते हैं, आर्ट्रियोलर प्लस विनोडाइलेटर्स जिसमें हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड दे सकते हैं। ये सारी ड्रग्स जो है हमने पहले पढ़ लिए, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। तो इनका क्लासिफिकेशन हम अब केमिकली हम देखते हैं कि इनको ऑन द बेसिस ऑफ लैक्टोन रिंग पे, मतलब जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं उनको, उनकी जो लैक्टोन रिंग है उनके बेसिस पे क्या किया है, इनको क्लासिफाइड किया है गया, जिसमें सबसे फर्स्ट है कार्डिनोलाइट्स, दूसरा है बुफिडिनोलाइट्स। कार्डिनोलाइट्स में क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, और बुफिडिनोलाइट्स में 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो कार्डिनोलाइट्स में जो होते हैं डिजिटॉक्सिन, डायजॉक्सिन, ओआबेन, ओलाड्रीन, कॉन्वालाटॉक्सिन, एनिट्रेन,
उससे बिफिडोनाइड्स में हम बात करते हैं स्क्लेरिन, प्रोस्कैलेरिन, डाइग्रूमेंटिन, ये सारी ड्रग्स क्या होती हैं इसमें यूज की जाती हैं। ठीक है, तो हम ज्यादातर हम जो देखते हैं वो डिजिटॉक्सिन और डाइजॉक्सिन के बारे में देखते हैं। तो हमने जो डिजिटॉक्सिन और डाइजॉक्सिन है ये एक प्लांट प्रोडक्ट्स है, हमें प्लांट से हमें मिलते हैं। डिजिटलिस पर्पुरिया, डिजिटलिस लनाटा जो लीव्स होती हैं उनसे हमें ये मिलते हैं। फिर उसके बाद ये जनरल स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे हम बात करते हैं ग्लाइकॉन। ग्लाइकॉन जो मॉइटी होती है इसमें दो मॉइटी ऐड होती है जनरल स्ट्रक्चर्स, ग्लाइकॉन और एग्लाइकॉन, जिसमें ग्लाइकॉन में है इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन, एग्लाइकॉन में होता है फॉर थेरापेटिक इफेक्ट। जो ग्लाइकॉन मॉइटी होती है वो क्या करती है, वो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। जो एग्लाइकॉन मॉइटी होती है वो थेरापेटिक इफेक्ट को शो करती है। इसमें क्या होता है, लैक्टोन रिंग होती है जो डिसाइड करती हैं क्लासेस में, जिसे हमने पहले पढ़ा कि कार्डिनोलाइट्स होंगी या बुफेडिनोलाइट्स होंगी। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि सबको नंबरिंग हमने यहाँ पे करी है फर्स्ट सेकंड थर्ड से। और फिर उसके बाद है ए और बी जो रिंग है वो सिस है, बी और सी रिंग है वो ट्रांस है एक दूसरे के लिए, सी डी है वो सिस है। तो हमारी जो ये जो स्ट्रक्चर है वो सिस ट्रांस सिस है। और सिस ट्रांस सिस हमने बहुत पहले मैकेनिज्म हमने देख लिया है कि सिस और ट्रांस किसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे इसमें अलग अलग हमने लिखे हुए, डिजिटॉक्सिन में 5 कार्बन लैक्टोन रिंग होती है, डिजिटॉक्सिन में 5 कार्बन लैक्टोन रिंग होती है, जी टॉक्सिन्स में 5 कार्बन लैक्टोन रिंग होती है, केवल बुफेलिन में होती है 6 कार्बन लैक्टोन रिंग। तो अलग अलग आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर्स हमें मिलती हैं। अब हम बात करते हैं एसएआर्स की। शुगर moiety appears to be important only for the partnering and kinetic of action. It possesses no biological activity. जो शुगर जो moieties में जो ऐड होती है वो केवल काइनेटिक एक्शन शो करती है, इसलिए इसका कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। रिंग जंक्शन सिस ट्रांस सिस मेक द न्यूक्लियस वेरी स्टेबल। जो हमने रिंग जंक्शन देखा है कि सिस ट्रांस सिस होगा तो क्या होगा, जो वो न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगी, और स्टेबल होगी तो वो क्या होगी, ज्यादा एक्टिव हो पाएगी। Presence of alpha and beta unsaturated lacton ring increases the activity, but saturation leads to loss of activity. अगर रिंग में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट है, अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड रिंग प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, एक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर सैचुरेशन हो जाता है रिंग में, अगर सैचुरेशन है तो क्या हो जाएगा, एक्टिविटी कम होने लगेगी। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट C14 पोजीशन मेक्स द ग्लाइकोसाइड वेरी एक्टिव। अगर C14 पोजीशन पे अगर OH ग्रुप है तो क्या होगा, वो ग्लाइकोसाइड बहुत ही एक्टिव हो जाएगा। रैपिड एक्शन इन द बॉडी, और वो क्या होगा, अगर SC14 पे अगर हमने OH ग्रुप लगाया है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और रैपिड एक्शन शो करने लगेगा बॉडी में। चेंज ऑफ OH to H ग्रुप मेक्स द ड्रग इनएक्टिव और लेस एक्टिव। की मतलब कि चेंज हो रहा है OH से H में, तो क्या होगा, OH की जगह H आ रहा है तो वहां पे क्या होगा, जो ड्रग है वो इनएक्टिव हो जाएगी या फिर लेस एक्टिव हो जाएगी। The saturation of 17 lacton plays an important role in binding or to the receptors. इसमें क्या होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, फिर से हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ पॉइंट को। द अनसैचुरेशन 17 लैक्टोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। अगर अनसैचुरेटेड 17 लैक्टोन है तो वो क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, मतलब ये क्या होता है कि ये जाके रिसेप्टर से बाइंड होता है, वही moiety जो होगी, जो लैक्टोन होगा वही जाके बाइंड होता है। तो जो अनसैचुरेटेड 17 लैक्टोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CHF के लिए, वहां पे जाके क्या होगा, रिसेप्टर में बाइंड करता है।
फिर उसके बाद द लैक्टोन रिंग इज नॉट एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल यूजिंग अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल the lacton could be replaced with a little or no loss in biological activity. अगर क्या है, द लैक्टोन रिंग इज नॉट एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल कि मतलब यहाँ पे लैक्टोन रिंग का हम एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, अगर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल ग्रुप लगाते हैं तो लैक्टोन जो है उनको रिप्लेस किया जा सकता है। लैक्टोल को क्या करेंगे, हम नाइट्राइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पे कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का कोई भी लॉस नहीं होगा। The steroid nucleus appears to be very important structure with the CD transfusion are inactive. जो स्टेरॉइड जो न्यूक्लियस है उसमें इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सी और डी, मतलब जो रिंग है उसमें ट्रांस का फ्यूजन होगा, वो क्या होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। इनिबिशन सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप बाय डिजिटलिस। ये क्या करते हैं कि ये सोडियम और पोटेशियम एटीपेज का जो होता है इनिबिशन करते हैं। इंक्रीज सोडियम कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। ये क्या करते हैं, सोडियम कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इंक्रीजेस एक्सचेंज सोडियम और कैल्शियम। ये क्या कर रहे हैं, जो सोडियम और कैल्शियम का जो एक्सचेंज होता है उनको बढ़ा देंगे। इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, और जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है उसको भी बढ़ा देते हैं। इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करेंगे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करेंगे, जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है उसको बढ़ा देंगे। और इंक्रीज कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स। ये क्या करते हैं, जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उसके बाद है ड्रग की बात हम करते हैं कि बॉन्स्टेन, तो इसमें क्या, जो बॉस्टन जो ड्रग है ये क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एंडोथेलियन फर्स्ट एट द एंडोथेलियन ए एंड एंडोथेलियन बी रिसेप्टर्स। जो बॉन्स्टेन जो कॉम्पिटिटिव एक एंटागोनिस्ट है, और जो एंडोथेलियन फर्स्ट और एंडोथेलियन ए जो है एंडोथेलियन ए और बी के रिसेप्टर्स में है, एंटागोनिस्ट है ये। Under normal condition, endothelium first binding of ATA receptor cause constriction of the pulmonary blood vessels. ये क्या करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जो एंडोथेलियम फर्स्ट है वो क्या करता है, ATA जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड कर जाता है और कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है पल्मोनरी ब्लड वेसल्स का। उसके बाद conversely binding of endothelium first to ATB receptors has been associated with both vasodilation and vasoconstriction of vascular smooth muscles depending on the ETB subtype, ETB1 और ETB2 and tissues। इसमें क्या होता है कि एंडोथेलियन फर्स्ट जो है वो क्या करते हैं, एंडोथेलियन बी जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वेजोडाइलेशन भी करते हैं और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करते हैं स्मूथ मसल्स का। उसके बाद बॉन्स्टेन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें जो पहले हमने जो फर्स्ट हमने पढ़ा है उनमें ATA और ATB जो ETB और ETA जो रिसेप्टर्स हैं उनके वर्क बताए हैं कि वो क्या क्या करते हैं। और फिर बॉन्स्टेन का वर्क बताया है कि बॉन्स्टेन जो होता है वो क्या करता है, ये जो ड्रग है वो क्या करेगा, ETA और ETB रिसेप्टर्स उन दोनों को ब्लॉक कर देगा। but it thought is to exert a greater effect on ETA receptor causing a total decrease in pulmonary vascular resistance। ये क्या करते हैं, ये जो ड्रग है बॉस्टन, ये ज्यादातर किस पे, ATA रिसेप्टर जो होते हैं उन पे काम करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टेजोसेंटेन की बात करेंगे। टेजोसेंटेन जो होते हैं नॉन सेलेक्टिव ETA और ETB रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। It acts as a vasodilator and was designed as a therapy for patient with acute heart failure। ये क्या करते हैं, ये vasodilators होते हैं, एज ए वेजोडाइलेटर काम करेंगे और थेरेपी जो एक्यूट हार्ट फेलियर जो होता है उसमें इनको पेशेंट को ज्यादातर प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद है नेसिरिटाइड। नेसिरिटाइड जो होता है, नेसिरिटाइड को हम is the recombinant form of the 32 amino acid human B type natriuretic peptide which is normally produced by the ventricular myocardium। जो नेस्ट्रिटाइड है ये एक रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है 32 अमाइनो एसिड्स की,
और ये 32 अमीनो एसिड कैसे हैं, ये ह्यूमन से बी टाइप जो नाइट्रोयूरेटिव पेप्टाइड्स हैं उनसे लिया गया है, और ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। Nesretide works to facilitate cardiovascular fluid hemostasis through counter regulation of the renin-angiotensin aldosterone system, stimulating CGMP, leading to smooth muscles relaxation। जो नेसिट्राइड होते हैं वो क्या करते हैं, कार्डियोवेस्कुलर जो फ्लूइड हेमोस्टेटिस होता है उनके काउंटर को रेगुलेशन को करते हैं, जिसमें रेनिन ये कहाँ काम करेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को, और ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं सीजीएमपी को, और ये क्या करेंगे, सीजीएमपी को स्टिमुलेट करेंगे तो स्मूथ मसल्स क्या होंगी, वो रिलैक्सेशन हो जाएंगी, और जैसे ही रिलैक्स होंगी तो हार्ट क्या होगा, अच्छी तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक्टिवेट स्मूथ मसल्स ग्वाइनल साइक्लिस, ये एक्टिवेट करता है स्मूथ मसल की ग्वाइनल साइक्लिस को, डायलेशन ऑफ वीनस एंड आर्टरी बेड्स को, डायूरेसिस बट नॉट इन डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, ये डायूरेसिस कॉज करता है, प्रीलोड एंड आफ्टर लोड रिडक्शन करता है, रिड्यूस पल्मोनरी कैपिलरी वेजस प्रेशर करता है, और रिड्यूस करता है डिस्पेनिया को। ठीक है, ये बहुत ही इजी है कि ज़्यादातर इसमें CHF की हमें क्या पढ़नी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़नी है, और बाकी जो ड्रग्स के बारे में स्ट्रक्चर्स का और SAR पढ़ना है। ठीक है, इसमें सब स्लाइड में सब कुछ डिस्क्राइब है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।